अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको बताएंगे कि ऑपरेशन पुलिस फौरी तौर पर बहुत से ऐसे मुकदमात हैं जो दर्ज कर लेती है। ख़ासकर हीनियस क्राइम के मुकदमात तो फौरी तौर पर दर्ज कर लिए जाते हैं, लेकिन मामला ख़राब कहाँ पे होता है? जब इन्वेस्टिगेशन का मामला आता है या मुकदमे का मुद्दई या मुकदमे के मुल्ज़मान, दोनों इन्वेस्टिगेशन पुलिस पर सवालात खड़े करते हैं। ख़ासकर 376 की दफ़ात के तहत दर्ज होने वाले मुकदमात में तो बहुत सारे मुल्ज़मान बेगुनाह हो जाते हैं, और बेगुनाह होने की भी यकीनन कोई ना कोई वजह होती है। उसमें मेडिकल ना आना, उसमें गवाहों की जो है रोशनी में बयान सामने ना आना, और बहुत सारे ऐसे शवाहिद होते हैं जो इन्वेस्टिगेशन को पुलिस को नहीं मिलते और मुकदमात खारिज हो जाते हैं। और फिर बहुत सारे ऐसे भी 376 की दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज होते हैं जो किसी न किसी को टारगेट करने के लिए झूठ की बुनियाद पर दर्ज करवाए जाते हैं। इसके बारे में सीनियर क्राइम रिपोर्टर क्या राय रखते हैं, जिन्होंने साल साल इस तरह की क्राइम रिपोर्टिंग की, और मुकदमे की ऐसी ही एक मुद्दैया क्या कहती है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि एक 376 की FIR दर्ज होती है थाना भगवानपुरा पुलिस स्टेशन में, और इसमें जो मुतासरा खातून है उसके साथ गैंग रेप की वारदात होती है। पुलिस मुकदमा तो दर्ज कर लेती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के अमल में बहुत सारे इस खातून के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसके साथ गैंग रेप, इसकी चंद साल की 6-7 साल की बच्ची के सामने तमाम वाक़या पेश आता है। इंसाफ के हसूल के लिए ये दरबदर की ठोकरें खा रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने इसके साथ इंसाफ नहीं किया, ये इसका ऐसा कहना है। ये वाक़या होता कैसे है, मामला है क्या, क्यों गैंग रेप की वारदात इसके साथ होती है और पुलिस क्यों इंसाफ नहीं करती है? हम उस मुतासरा लड़की जिसका नाम उजमा है उससे जानते हैं कि ये हुआ क्या, ये दर्द भरी दुख भरी दास्तान अपनी ज़ुबानी किस तरह से सुनाती है, वो हम आपको दिखाते हैं। उजमा, क्या हुआ था? आपने FIR दर्ज करवाई जी। आप के मुल्ज़मान कौन थे? गैंग रेप की वारदात हुई, आप पे तशद्दुद किया गया, आपको ज़्यादती का निशाना बनाया गया, और आपकी चंद साल की बेटी के सामने 1 साल पहले मुझे तलाक हुई है, और ये इंसान मुझे उधर ही मिला है, कचहरी में मिला है। इसने बोला था कि मैं तुम्हारा ये जो कचहरी वाले काम है ये सारे अच्छे तरीके से मैं ख़त्म करवा दूंगा। तो मैंने इस पे एतबार किया, मैंने कहा चलें ठीक है, और इसी सिलसिले में मेरी इससे बातचीत होती रही है। चंद महीने बाद इसने बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैंने भी शादी करनी है। तो ये शादी के झांसे में इसने मुझे ला के मेरे साथ ये मतलब इसने रिलेशन बनाया, फ़िज़िकल हुआ है। इसने ऐसे करते करते मतलब चंद महीने और गुजर गए हैं। फिर इसने उम्रा की है, उस वहाँ जाके इसने कसमें कुरान खाई हैं, मुझे इसने एतबार में लेके आया। और जब मैं मतलब मैं तलाक़ याफ्ता हूँ और मेरे पास अच्छा खासा पैसा था, सारा कुछ, और इस बंदे ने आहिस्ता आहिस्ता करके वो मुझसे बटोरा है। और ये सारा काम करने के बाद इसने फिर मुझे बोला कि मैं अब तुमसे मतलब ये शादी वगैरह मैं नहीं कर सकता, और मेरे साथ फ़िज़िकल होता रहा है, मेरे साथ मुझे मतलब मेरे साथ शादी का झांसा दे के ये सारा कुछ करता रहा है। और जब बाद में मुझे पता चला कि ये शादीशुदा भी है, जब शादीशुदा का मुझे पता चला तो इसके 4-5 बच्चे भी हैं। मैंने इसको बोला है, मैंने कहा कि आपका ये सारा मामला है, तो आपने मुझे इस मतलब झांसे में रख के मुझे अंधेरे में क्यों रखा, मुझे बताते, मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकता, ये वो। मैंने कहा ठीक है, आप नहीं शादी कर सकते तो आप काइंडली आप मतलब चले जाएं, अब आपका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने इसको घर से निकाला है। इसने मतलब मुझे रेंट पे घर भी लेके दिया हुआ था, जहाँ पे ये मुझे बतौर बीवी के इसने मतलब कि सबको बताया, मैं ये मेरी बीवी है, ये मेरी बेटी है, ये सारा इसने हर किसी को ये बताया हुआ है। तो मैंने इसको ये बात बोली है कि अब आपका मेरे साथ कोई
कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। उसी दिन जिस दिन मैंने इसको घर से निकाला है उसी दिन ये 2 बंदे साथ लेके आया है और सेकंड टाइम आके इन्होंने मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ा है और दरवाज़ा भी टूटा हुआ पुलिस ने देखा है। वो यहाँ पे अंदर आए हैं और आके उन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद किया बेशुमार मेरी बेटी के सामने और इन्होंने मुझे बरहाना करके मेरे साथ ज़्यादती करते रहे हैं। वो 2 लोग भी जो साथ, ये इन तीनों ने गैंग रेप मेरे साथ किया है और मेरी नज़ेबा वीडियोस बनाते रहे हैं मेरी बेटी के सामने। अच्छा। वो चीखती चलाती रही है लेकिन इन्होंने उसको डराया धमकाया मारने की, उसको एक थप्पड़ शप्पड़ भी मारते रहे हैं और इन्होंने मेरी नज़ेबा वीडियो बनाई है, मेरे जिस्म पे इन्होंने अलातों के साथ ज़रब भी लगाए हैं। ये सब कुछ करने के बाद इन्होंने मुझे बांध के तो ये निकल गए हैं। जिस तरीके से भी मैंने वहाँ से अपने हाथ पाँव मैंने खोले हैं और मैंने उसके बाद मैंने 15 पे कॉल की है। 15 पे जो कॉल की मौके पे पुलिस नहीं आई। पुलिस ने कभी हम इधर हैं हम उधर हैं, हम आधे घंटे बाद पौने घंटे बाद इन्होंने ऐसे ही किया। ये पुलिस मौके पे नहीं आई। फिर बाहर मैं मेन पे निकल आई हूँ, वहाँ पे फिर पुलिस भी आ गई है। उन्होंने आगे मैं बेहोश हो गई हूँ, इन्होंने मुझे लेके उधर थाने चले गए हैं। वहाँ पे फिर इन्होंने मेरी एप्लीकेशन नहीं दे रहे थे। मैं रोती रही हूँ, पिटती रही हूँ, इन्होंने बिल्कुल मेरी कोई नहीं पुलिस ने सुनी। उन्होंने बोला मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे थे। मुकदमा मेरा दर्ज नहीं कर रहे थे। फिर मैं वहाँ पे बड़ी रोई पिटी, मारने की अपने आप को धमकियाँ भी दी, मैंने खुद को भी मारा, मैंने अपना दुपट्टा भी उतार दिया। फिर मेरी इन्होंने एप्लीकेशन की है। फिर एप्लीकेशन के बाद इन्होंने बोला कि हम पर्चा नहीं देंगे, आपका मेडिकल करवाएं, आप ये कराएं वो कराएं। मैं गई हूँ, मैंने मेडिकल भी करवाया, मैंने जिना का भी मेडिकल करवाया, तशद्दुद का भी मेडिकल करवाया। फिर मेरा इन्होंने पर्चा किया लेकिन मेडिकल आ गया, मेरा मेडिकल भी आ गया, मेरा मेडिकल में साबित हुआ। जी साबित हुआ है, सारा कुछ हुआ है। और इसने मेरे मतलब जिस्म पे आलात के साथ, इसने हमारे उसी आलात के साथ इन्होंने दरवाजे तोड़े हैं, उसी आलात के साथ इन्होंने मेरे जिस्म पे ज़रब लगाते रहे। आप यहाँ पे आप रुके कि जो आपका मुलजिम है वो आपको शादी का झांसा दे रहा था जी कि मेरी शादी नहीं हुई है और तुम भी बेसहारा हो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तो उसने फिर आपके साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर लिए जी। और उसके बाद जब आपको पता चला कि वो पहले से शादीशुदा है जी, उसके बीवी भी है, उसके बच्चे भी हैं, तो आपने उसको कहा कि तुम मेरे पास अब ना आना, तुम अपने घर राजी, मैं अपने घर, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा। फिर उसके बाद वो अपने साथ 2 लोग लाया, तीसरा ये मैंने उसको बोला कि अब तुमने मेरे घर की तरफ रुख किया ना तो मैं कंप्लेन करूंगी पुलिस में, मैं तुम्हारे साथ मज़ीद 1 मिनट भी नहीं रह सकती। तो मैंने जब पुलिस की धमकी दी है तो कहता है फिर पुलिस के पास ही अगर तुमने जाना है तो फिर अच्छे तरीके से जाओ। ठीक है पुलिस के पास जाना है तो फिर अच्छे तरीके से जाओ। फिर उन्होंने मेरी नज़ेबा वीडियो बनाई है, उन्होंने भी ज़्यादती की है। मोबाइल पे वीडियोस भी इन्होंने बनाई हैं, वो भी ज़्यादती करते रहे हैं, इसी ने भी ज़्यादती की है। और अब कहते हैं कि अब जाओ तुम पुलिस में, अब ये वीडियो तुम्हारी वायरल करेंगे तो अब तुम जाओ, अब तुम्हारा जाना भी बनता है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपकी बेटी की उम्र कितनी है? मेरी बेटी की 6-7 साल उम्र है, 6.5 साल। 6.5 साल उम्र है। आपका पहला शोहर जो है उसने क्यों आपको छोड़ दिया? पसंद की शादी थी तो बाद में नहीं बनी हमारी। अच्छा जी, वो अपने घर वापस चला गया। वो अपने घर वापस चला गया। तो उसका तो इस बंदे के साथ कोई ताल्लुक नहीं, कोई कुछ भी नहीं था ऐसा। ठीक है। वो आपकी जो बेटी है, जो उसका बाप है बेटी का, आपका साहब जो शोहर है, वो मिलता है उसको? नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं। बस डिवोर्स हो गई, तलाक होगी, मैं अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ बस। कैसे कमाती हैं आप? मैं ऑनलाइन काम करती हूँ। आप ऑनलाइन काम करती हैं? कोई गुजारा? जी मेरा वो व्यूज़ वगैरह आते हैं तो उससे अच्छा खासा मेरा गुजारा होता है और मैं अपनी और अपनी बेटी की रोज़ी रोटी पे पूरी कर रही हूँ। अच्छा। इस बंदे ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के मेरे पास जमा पूंजी थी, पैसे थे, बहुत कुछ था, सब कुछ ले गया हुआ है सिर्फ, लेकिन उसका कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि ख़ासकर ख़वातीन के हवाले से वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनकी जानिब से हुक्म है कि कोई भी औरत उसके साथ ज़्यादती की जाए, पुलिस फ़ौरन उसको इंसाफ फराहम करे। वज़ीर आला पंजाब से कुछ कहना चाहती हैं? मैं वज़ीर आला पंजाब साहब से यही कहना चाहती हूँ कि आपने CCD निकाली है कि CCD ऐसे मुल्ज़मों को या दहशतगर्दों को, अब जिनका मैंने बंदा बीच में नामज़द नहीं किया, वो ग्वाल मंडी के गुंडे हैं, ठीक है, वो औरतें सप्लाई करते हैं, ड्रग्स सप्लाई करते हैं, इतना बड़ा उनका एक गैंग है, सरेआम फिर रहा है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई उनको कहने वाला नहीं है कहाँ गई वो CCD। मैंने बहुत सुना हुआ था, ऐसे हो गया, उन्होंने वहाँ से गुंडे उठाए हैं, उन्होंने कुरान दिए हैं, ऐसे कस्में खाए हैं, शरीफ बन के बैठे हैं, वो तो सरेआम बैठे हैं, मुझे और मेरी बेटी को कत्ल की धमकियाँ दे रहे हैं।
और कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। वो तो मैं तो छुप छुप के मैं अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हूँ। हमारे आगे पीछे वेपन लगा के वो घूमते हैं, लड़कियाँ सप्लाई करते हैं, ड्रग्स वो सरेआम सप्लाई करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मरियम नवाज से एक बात करना चाहूँगी, मेरे लिए वो चीज़ क्यों नहीं, मैं सुनती हूँ और सुनने सुनाने में और प्रैक्टिकल करने में बड़ा फ़र्क है। मेरे साथ तो कोई तावन नहीं कर रहा, मेरी तो कोई भी नहीं सुन रहा। बिल्कुल ठीक है जी। वज़ीर आला पंजाब जिन्होंने ख़ासकर पंजाब की आवाम के लिए और ऐसे जराइम पेशा अफराद के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया है, और ये वो मुतासरा खातून है जो एक मुकदमे की मुद्दइया भी है, इसको इंसाफ नहीं मिला। और ये CCD सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब जो एडिशनल IG CCD हैं, उनके आगे सवाल रखती है कि जिन लोगों ने इसके साथ ज़्यादती की, इसके साथ गैंग रेप किया, बकौल इसके CCD ने उसको क्यों नहीं पकड़ा, क्यों उसको गिरफ़्तार नहीं किया। ये खातून जिसका नाम उज़मा है, थाना भगवानपुरा पुलिस स्टेशन में 376 की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज है। इसको उन अड्डों का भी पता है, उन जराइम पेशा लोगों का भी पता है। ये बताना चाहती है, दिखाना चाहती है वो जगह जहाँ पर ये तमाम जराइम पेशा लोग रहते भी हैं और काम भी करते हैं। क्या CCD इस खातून को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सकेगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। जो मुतासरा खातून गैंग रेप होने का दावा करती है और 376 की दफ़ात के तहत उसका मुकदमा भी दर्ज होता है, और बकौल उसके कि खाना नंबर 2 में उसके मुलजिम को जो है मुलजिम किया गया, लेकिन तफ्तीश में उसको कसूरवार करार नहीं दिया गया। इस हवाले से उसने अपनी सारी तफसील बताई। और अगर ऐसा मुकदमा जिसमें खातून ये कहे कि वो उसको इंसाफ नहीं मिला, उसको जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला, तो इसके बारे में माहिर कानून की क्या राय है, ये हम आपको उनकी ज़ुबानी सुनवाते हैं। बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी में इस तरह के वाक़यात ख़वातीन के अगेंस्ट तशद्दुद, और उन पे अब जिस तरह इसमें ना सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद है, इसमें वो साइकोलॉजिकली सेक्सुअली उसको वो अब स्टिल शी इज़ गेटिंग हरास्ड ना। तो ये बागबानपुरा थाना का एरिया है जिसमें 19 मई को ये वाक़या पेश आया, और बल्कि 19 मई को रिपोर्ट किया गया, जिसमें वो खातून उज़मा बीबी जो हैं वो ये बताती हैं कि उनकी हस्बैंड से खुला का केस चल रहा था, और उस केस के दौरान ही उनको वहाँ पे एक आदमी मिला। तो उसके बाद जब इसने वो उससे अलग हो गई, तो वो कहती है कि एक दिन वो आया और उसने उसको तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया, और उसके साथ 2 मर्द और भी थे, यानी कि ये गैंग रेप का वाक़या है। तो गैंग रेप का मतलब ये है, और वो भी उसकी अपनी 7 साला बेटी के सामने, जिसमें उसकी पूरी FIR के अंदर मुकम्मल डिटेल दी गई है कि किस तरह से उसने उसको ब्लेड से उसके जिस्म को वो काटता रहा और उसको नोचता रहा, दांतों से काटता रहा, और उसको सेक्सुअली उसको प्रॉपरली, और ना सिर्फ ये सब किया गया बल्कि इस वाक़ये की वीडियो भी बनाई गई, और फिर उन्होंने उस लड़की को ये धमकियां दी कि अगर तुमने कहीं पे भी इस वाक़ये को रिपोर्ट किया तो हम इस वीडियो को वायरल कर देंगे। अब बदकिस्मती से हमारे इस सोसाइटी में बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो ना सिर्फ इस तरह से वाक़यात का शिकार हो जाती हैं, बल्कि बाद में भी इसको फेस करती रहती हैं, क्योंकि वीडियो बना ली जाती है और फिर वो अपनी इज़्ज़त की वजह से काफ़ी अरसे तक वो लड़की खामोश रही। जब वो उसको हरास करने से बाज नहीं आया, तो फिर उस लड़की ने तंग आके 15 पे कॉल की, और फिर वो उसकी FIR दर्ज की गई इस वाक़ये की। अब इस तरह के वाक़यात में हम सबसे पहले तो जो होता है लड़की होती है या जो भी खातून होती है जिसके साथ रेप हुआ होता है, उसका मेडिकल करवाया जाता है। अब इस केस में उस लड़की का मेडिकल भी हो चुका है, और उसका जो DNA है, मैंने सुना है कि वो भी रिपोर्ट्स के साथ उन मुलज़िमान का वो मैच हो गया है। तो इस सूरत हाल में जब DNA भी मौजूद है और उसका DNA मैच भी हो चुका है, तो ये अदालत में ही साबित किया जा सकता है गवाहों के साथ, और मेडिकल जो सबूत है, यानी कि जो मेडिकल आपका जिसको हम MLC कहते हैं, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है किसी भी रेप, चाहे वो गैंग रेप है या कोई भी रेप है, या सिंपल अगर वो ज़िना का भी केस है, उसको प्रूव करने के लिए आपको
डीएनए टेस्ट करवाना होता है, और अगर डीएनए टेस्ट मैच हो जाता है तो कोई वजह ही नहीं है कि मुलजिम को सज़ा नहीं मिलेगी। मुजरिमों को ये मालूम है, मुजरिम चूँकि मजबूत हैं, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, भत्ताखोर हैं और क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनका, और लड़की चूँकि अकेली है। अब लड़की इस वजह से अकेली है कि उसने जो पहली शादी की थी वो भी उसकी लव मैरिज थी, जिसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है उसकी फ़ैमिली ने उससे कतई ताल्लुक़ कर लिया होगा। अब इस सोसाइटी में एक अकेली औरत बच्ची के साथ कहाँ जाएगी, पुलिस को कौन हैंडल करेगा, अदालत के मामलात को कौन देखेगा, और ऐसे कई लोग इस केस में उसको मिलेंगे जो उल्टा उसको उसकी इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी सोसाइटी में बहुत सी NGOs हैं, और ख़ास तौर पे हमारी जो वज़ीर आज़म हैं इस टाइम, हमारी जो CM पंजाब हैं मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, उन्होंने ख़वातीन को मजबूत करने के लिए बहुत से लॉज बनाए हैं और इस तरह की ख़वातीन की बहुत ज़्यादा हेल्प की जा रही है। तो मैं उन ख़ातून से यही कहना चाहती हूँ आपके तवस्सुत से कि वो एक तो पुलिस के जो हाई ऑफिशल्स हैं उनको उनके सामने पेश हों, उनको बताएं कि उनके साथ अब क्या मामला है और उनको मज़ीद किस तरह से प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि वो अपने केस से पीछे हट जाएं। मेरा नहीं ख्याल कि एक ऐसा केस जो कि साबित हो चुका है, जिसमें DNA रिपोर्ट इटसेल्फ स्पीक्स अगेंस्ट द अक्यूज्ड कि ये DNA, ये रेप जो है, ये गैंग रेप इसी आदमी ने किया है अपने दोस्तों के साथ मिलके। उस औरत को अब चूँकि वो अकेली है, उसको वो बार बार प्रेशराइज़ कर रहे हैं, तो उसको चाहिए कि वो कानून के इदारों की मदद ले। कानून के इदारों में पुलिस सफ़े अव्वल है। हमने पिछले दिनों ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं कि जिसमें एक न्याय इदारा बनाया गया है CCD, और CCD वाले जो हैं उनकी प्रेफरेंस पे जो लोग हैं वो लोग हैं जिन्होंने गैंग रेप किया हुआ है, और उन लोगों के साथ सख्त किस्म का सलूक किया जा रहा है। और एज़ आ ख़ातून मैं समझती हूँ और कि इस तरह के वाक़यात में जो मुल्ज़िमान हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उनके साथ कोई किसी किस्म की रियायत नहीं होनी चाहिए। ये FIR सेक्शन 376 पाकिस्तान ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत हुई है। उसके मुताबिक इस जुर्म की जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है या फिर उम्र कैद है। तो इनमें से अगर कोई भी सज़ा उसको हो जाती है तो ये बहुत बेहतरीन होगा। अब इस केस में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि वो औरत इस टाइम जो प्रेशर उसके ऊपर है केस को वापस लेने का, उसको वो किस तरह सस्टेन करेगी। उसको मजबूत बनाते हैं पाकिस्तान का कानून, इदारे। उसको चाहिए कि पुलिस के सामने पेश हो, हाई ऑफिशल्स के सामने पेश हो, वज़ीर आज़म के पोर्टल पे उसका जो मौक़िफ़ है उसको पेश किया जाए। और ख़ास तौर पे ऐसी NGOs जो कि विमेन राइट्स के लिए काम कर रही हैं उनको चाहिए कि मैदान में आएँ, और मीडिया में ख़ास तौर पे मीडिया इसको अगर हाईलाइट करता है इस मामले को, तो उस ख़ातून की जो आवाज़ है उसको हम हर जगह पहुंचा सकते हैं और उसको हम तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सकते हैं। माशरे में बदकिस्मती से जब इस तरह का कानून बनाया जाता है तो इतना उसको हम यूज़फुली नहीं, उसको पर्पसफुली नहीं यूज़ करते बेनिफिट के लिए, जितना हम उसको दूसरों को ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो एज़ अ लॉयर बहुत से केसेस मेरे सामने आते हैं कि जिसमें झूठी FIRs होती हैं रेप की, ख़ास तौर पे जिनमें ख़वातीन जो हैं वो रेप का इल्ज़ाम लगाती हैं। स्टार्ट में ऐसे केसेस जो हैं वो कंसेंट केसेस होते हैं, जैसे कि इस FIR के मतन में भी वो खातून ख़ुद मानती हैं कि वो 1 साल तक इनके साथ अपनी मर्ज़ी से रहती रहीं, ठीक है। उसी के बाद वो आदमी जो था उसके बाद उसने उनका गैंग रेप किया। लेकिन किसी भी आदमी को इतनी इजाज़त नहीं है कि वो किसी औरत की मर्ज़ी के बग़ैर उसके साथ रेप करे, उसके साथ ज़िना करे। जब उसने उसके साथ वादा किया कि उसके साथ शादी करेगा तो ज़ाहिर सी बात है ख़ातून को उसको पहले ही अलाउ नहीं करना चाहिए था। एक झूठे वादे पे आप किसी के साथ क्यों अपने नाजायज़ ताल्लुकात उस्तवार कर रहे हैं, ये सवाल उस औरत के किरदार पे भी उठता है। लोगों को चाहिए, ख़ास तौर पे ख़वातीन को, कि अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करें, और ऐसे लोग जो धोखा दे के लड़कियों को, बच्चियों को शादी का झांसा दे के उनको जाल में फंसाना, हमारी सोसाइटी में ये बड़ी आम सी बात है। ख़ास तौर पे उनको डेट पे बुला लेना, उनकी तस्वीरें बना लेना, उनकी वीडियो बना लेना, और फिर उस एक वीडियो को लेके उनको बहुत अरसे तक उनको ब्लैकमेल करते रहना, उनको फ़िज़िकली यूज़ करना, उनसे पैसे एक्सटॉर्ट करना, ये बहुत से जराइम हैं।
तो इस तरह के लोग जो हैं, जो क्रिमिनल माइंडेड हैं, जो इस तरह के जो क्राइम्स हैं उनके एक्सपर्ट हो जाते हैं, उनको पता होता है और फिर वो इस तरह के एक केस में मुलव्विस नहीं होते। इस तरह के लोग जब उनको ये जुर्म करना आ जाता है तो वो समटाइम्स ऐसा भी होता है जब पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट करती है, इस तरह के मामलात को, तो पता चलता है कि ये आदमी सिर्फ एक औरत के साथ नहीं बल्कि इससे पहले 100, 200 या 400 ख़वातीन के साथ इसी तरह के मामलात कर चुका है। तो ये इस तरह के केसेस होते हैं जिनको कभी भी सज़ा के बगैर नहीं जाना चाहिए। अब उस खातून की मुकम्मल मैं तो ये समझती हूँ कि कानून को चाहिए कि उसको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और वो लोग जो उसको प्रेशराइज़ कर रहे हैं इस टाइम पे कि वो अपना केस वापस ले ले, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको दारुल अमान में रखा जाए, उसको प्रोटेक्शन दी जाए फ़िज़िकली भी, और डेफ़िनेटली अगर अदालत में उसका केस चल रहा है और जहाँ पे ये साबित हो चुका है कि जो डीएनए रिपोर्ट है वो उसी शख्स की है, तो उसको सज़ा लाजमी मिलेगी। वो सब लड़कियाँ जो कि घरों में अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के और अपनी माँ बाप जो हैं उनको नाराज़ करके या अपना जो सिस्टम है उसके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई करके घरों से जाती हैं, तो हम देखते हैं कि अमूमन वो बाद में बेआसरा और बेसहारा रह जाती हैं। उसकी मेन वजह ये है कि जब आप अपना घर छोड़ते हैं तो जो अगला बंदा है वो हमेशा यही समझता है कि आप धोखा दे सकते हैं। अगर आप अपने वालिदैन को धोखा दे सकते हैं तो आप उस आदमी का एतमाद कभी भी हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप शादी करते हुए, हमारे मज़हब ने शादी करते हुए वली की मौजूदगी को बहुत इम्पॉर्टेंस दी है। उसका मकसद ही ये है वली की मौजूदगी का कि जब निकाह में वली मौजूद होगा तो उस आदमी को भी पता होगा कि इसका कोई बैकग्राउंड है, इसको कोई पीछे से पूछने वाला है। लड़कियां जब अपने घरों को छोड़ के चली जाती हैं तो फिर उनके साथ अक्सर व बेशतर बहुत बुरे मामलात पेश आते हैं। उनको फ़िज़िकली टॉर्चर किया जाता है, उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, उनको साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया जाता है, और ये जो प्यार मोहब्बत का झांसा होता है ये सिर्फ़ चंद दिन की चांदनी होती है, फिर उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ आपके तवस्सुत से उन सब लड़कियों को कि खुदारा अपनी जो फैमिलीज़ हैं, अपने पेरेंट्स हैं, उनकी इज़्ज़तों को उनकी इज़्ज़त आपके हाथ में होती है। अगर आपको कोई पसंद है तो अपने वालिदैन को बताएं, उनसे बात करें, और अगर मामलात खुश असलूबी से हल हो सकते हैं दोनों फैमिलीज़ की तरफ से तो फिर तो ठीक है, वरना कभी भी घर से भागी हुई लड़की को उस तरह से इज़्ज़त नहीं दी जाती जिस तरह से एक पूरी जैसे अरेंज मैरिज है। अब तो हमारी फैमिली में, हमारी सोसाइटी में ये ट्रेंड है कि आप पसंद करते हैं तो फिर दोनों तरफ की फैमिलीज़ मिलती हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ फिर शादियां तय पाती हैं, और यही बेहतरीन तरीका है। अगर आपको कोई पसंद है तो आप अपनी फैमिली को बताएं, अपने घर वालों को बताएं, ताकि वो आपका अच्छा बुरा देख के फिर शादी कर सकें। वालिदैन जब बच्चों की शादियां अपनी मर्ज़ी से करते हैं तो वो बहुत से फैक्टर्स को देख रहे होते हैं। उनका वो फैमिली का बैकग्राउंड देखते हैं, लड़का क्या करता है, उसके पेरेंट्स का बैकग्राउंड कैसा है, वो शरीफ लोग हैं। तो अनफॉर्चुनेटली छोटी उम्र की लड़कियां इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होती हैं, और इसी वजह से चूँकि उनकी छोटी उम्र होती है, जज्बाती होती हैं, तो लड़कियों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। अभी हमारा रिसेंटली लॉ बना है जिसके मुताबिक 18 साल से कम उम्र की लड़की की अगर शादी की जाएगी, अगर कोई मौलवी साहब हैं वो निकाह पढ़ाते हैं, उनको सज़ा दी जाएगी। उस शादी में जो गवाहान शामिल होंगे उनको सज़ा दी जाएगी और लड़के को भी सज़ा दी जाएगी। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत ही एक अच्छी लेजिस्लेशन है, क्योंकि हम यहाँ अदालतों में देखते थे कि 14 साल की लड़की भी अगर कोर्ट में पेश होकर कह रही है कि ये मेरा हस्बैंड है तो और मैंने इसके साथ जाना है, तो जज साहब फौरी तौर पे लड़की को उसके हस्बैंड के साथ भेज देते थे। बाद में उसके साथ लड़की के साथ क्या होता है क्या नहीं, कोई अदालत इसकी ज़िम्मेदार नहीं होती, लेकिन इसको फेस करती हैं। लड़की की फ़ैमिली फ़ेस करती है, लड़के की फ़ैमिली फ़ेस करती है, और वो लड़की और लड़का भी सारी उम्र फ़ेस करते हैं। इसलिए ये एक बहुत अच्छी लेजिस्लेशन है जिसमें ये उनको सज़ा दी गई है। ख़ास तौर पे भाग के जाने वाली लड़कियां, पिछले दिनों मैं राजा गजनफर साहब हैं यहाँ हमारी हाई कोर्ट के जस्टिस जनाब, तो मैं उनकी कोर्ट में थी और उन्होंने ऐसे मेरी मौजूदगी में 2 घंटे के अंदर 15 से 20 लोगों को सज़ा दी। ना सिर्फ उसमें मौलवी साहब को सज़ा दी गई, वो लड़कियां जिनकी उम्र 18 साल से कम थी और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी की, और जिस निकाह ख्वाह ने शादी की उसमें जो गवाहान मौजूद थे उनको उन्होंने सज़ा बनाई, और उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा कि इन लोगों के ख़िलाफ़ कलंदरे बनाए जाएं, और पुलिस को ऑर्डर दिया कि इन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए।
मैं ये समझती हूँ कि अगर इस तरह के ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं तो लोग खुद ब खुद जो हैं वो इस तरह के वाक़यात से पीछे हट जाएंगे और हमारी सोसाइटी में इसका रुझान कम हो जाएगा। और ना सिर्फ लड़कियों के लिए बल्कि लड़कों के लिए भी मेरा यही पैगाम है कि आप एक लड़की, एक फैमिली, उसको जब आप लड़की को घर से भगा के आप ले जाते हैं, जिसको हम भागने वाली शादियां ही कहते हैं, तो इस तरह की शादियों का जो कोई भी है एंड रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता, क्योंकि लड़के की फैमिली भी उस लड़की को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। वो लोग कभी भी दिल से उस लड़की को घर की बहू तस्लीम ही नहीं करते, जिसकी वजह से उनको सबसे पहले तो फाइनेंशली प्रॉब्लम होती है, उनको घर से निकाल दिया जाता है, उनके पास रिहाइश का मसला होता है। वो एक लड़का जो कि 20-22 साल का है, बीए उसने एमए किया हुआ है, जॉबलेस है, या फ़र्ज़ करें अगर कोई छोटी मोटी नौकरी करता भी है तो उसके पास रखने के लिए लड़की को रिहाइश नहीं होती, देने के लिए खाना नहीं होता। जज्बात में आके वो इस तरह के कदम तो उठा लेते हैं, लेकिन बाद में उनको निभाना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और इस तरह वो साइकोलॉजिकली एक प्रेशर में चले जाते हैं और उस साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से फिर वो उस खातून को, वो सारा प्रेशर उस खातून पे निकालते हैं और उसको फिर वो फ़िज़िकली टॉर्चर करते हैं, साइकोलॉजिकली, सेक्सुअली, और समटाइम्स तो शादियां टूट जाती हैं और लड़कियां घरों में चली जाती हैं। और बहुत सी लड़कियां तो ऐसी भी हैं जो खामोशी से उस तशद्दुद को बर्दाश्त करती रहती हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आज के मौजू को आपके सामने रखा कि ऑपरेशन पुलिस जो है वो फौरी तौर पर हीनियस क्राइम की वारदात का मुकदमा दर्ज कर देती है। वो गैंग रेप हो, वो 302 की कत्ल की वारदात हो, इस तरह का हीनियस क्राइम कोई भी हो, मुकदमा दर्ज होने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन विंग के पास मामला जाता है तो फिर बहुत सारे लोगों को उस पर एतराज़ात होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, चाहे वो मुकदमे का मुद्दई हो या मुकदमे के मुल्ज़मान हो। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो क्राइम के एक्सपर्ट हैं और सीनियर तज्ज़िया कार भी हैं, एहसन ज़िया साहब, और ख़ासकर ये जो क्राइम, स्ट्रीट क्राइम हो, कोई किसी किस्म का भी क्राइम हो, बड़ा क्राइम हो, हीनियस क्राइम हो, उसके ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। माजी में ये बड़े सीनियर क्राइम रिपोर्टर के तौर पर भी काम करते रहे, अब ये कॉलम भी लिखते हैं क्राइम स्टोरीज़ के ऊपर, बड़ी तफसील से लोगों को आगाह भी करते हैं कि किसने क्या किया और पुलिस की खामियां और कोताहियां भी मंजर आम पर लाते हैं। एहसन ज़िया साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एहसन साहब, हमेशा हम आपको दावत देते हैं अपने प्रोग्राम में। आज का भी मौजू कुछ इस तरह से है कि एक खातून हमें फ़ोन करती है, कहती है कि मेरी 376 की दफ़ात के तहत एक FIR दर्ज हुई है थाना भगवानपुरा में। थाना भगवानपुरा में FIR दर्ज होती है, वो कहती है कि मुझे गैंग रेप किया गया, लेकिन मुकदमा जो है वो एक ही शख्स का लगता है, 376 का अगर हो तो गैंग रेप नहीं होता। वो कहती है कि पुलिस ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। अच्छा, पुलिस अगर किसी के साथ इंसाफ नहीं करती है तो लोग अक्सर इल्ज़ामात भी लगाते हैं, इल्ज़ाम भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि जो भी वो कहे वो सच है, लेकिन कोशिश हम ये करते हैं कि उसमें पुलिस अपना मौक़िफ़ ज़रूर दे। लेकिन जो वो मुतासरा खातून है, लड़की है, वो कहती है कि जो मेरा मुलज़िम है उसको खाना नंबर 2 में पुलिस ने चालान कर दिया। जो मेरे इल्म में है कि खाना नंबर 2 में चालान करने का मतलब है कि अदालत के रहमो करम पे छोड़ दिया कि खातून इल्ज़ाम लगाती है तो अदालत इस पे जो फ़ैसला करे वो, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं। आप बताइए कि इस केस को लेकर ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन से लोग क्यों नाला होते हैं? देखिए, सबसे पहले मुझे साहब जो आपने बात की कि पुलिस अपना मौक़िफ़ नहीं दे रही, मेरा ख्याल है सबसे काबिल इतराज़ तो बात ये है। ये रेप केस है, इसके ऊपर चूँकि एक अवामी इशू है, क्योंकि अवाम इससे मुतासर होती है, लोग इससे मुतासर होते हैं, इसमें विक्टिम भी एक आम आदमी होता है। ना तो दहशतगर्दी का वाक़या है, ना कोई मुल्क से कोई गद्दारी का वाक़या है कि जी बहुत सेंसिटिव केस है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस इसमें मौक़िफ़ नहीं दे रही, अगर दे देगी तो शायद वो कौमी राज अफशा हो जाएंगे। भाई, एक औरत के साथ जुल्म हुआ है, आपने जो इन्वेस्टिगेशन की आप बताएं उसके वो झूठी है, झूठी है, सच है, जो है आप आपके ज़ेरे तफ्तीश अभी आप कर रहे हैं, चले वो भी बता दें, उसमें कुछ ना कुछ पहलू है, आप सामने आकर बताएं। अच्छा, ये अजीब सी बात है, इसकी मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो एग्जांपल मैं समझता हूँ कि जो मिसाल फॉलो की जा रही है CCD से की जा रही है कि जो किसी भी इशू पर मौक़िफ़ नहीं दे रही।
बंदे मारे जा रहे हैं, 500 से ऊपर बंदे मारे गए हैं और वो मीडिया से बात भी नहीं CCD वाले करते। और ये एक नया ट्रेंड यहाँ शुरू हो गया और वो भी जर्नलिस्ट जो है खुद इन्वेस्टिगेट करके कोई चीज़ पकड़ ले, वो दरखोर इतना नहीं समझते कि कोई मौका भी दें। ये इनकी स्टबननेस है, ये इनकी समझें कि एक तकब्बुर है, एक गरूर है, या फिर जुराइम को छुपाने की कोशिश है, या ये आवाम को, मीडिया को कुछ नहीं समझते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर पुलिस इतनी ही अच्छी तफ्तीश करती है तो मेरा सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर जो रेप केसेस हैं, एवरेज 5 से ऑलमोस्ट 5,500 जो केसेस हैं वो रेप के केसेस आपके यहाँ दर्ज होते हैं, और इसमें बेशुमार ऐसे केसेस हैं जो कि दर्ज ही नहीं होते, लोग इसमें खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। फिर इसके अलावा ये जो केसेस हैं, हम शायद रेप के केसेस ख़वातीन के हवाले से कर रहे हैं, बच्चे जो ख़ास तौर पर जो बदफेली का शिकार होते हैं, जो लड़के जिसको आप कहते हैं, मर्द जो कहते हैं, उनके साथ भी इस तरह के वाक़यात होते हैं मदरसों के अंदर बहुत सारी जगहों पर, और ये भी दर्ज भी नहीं होते और इसको फिर उस तरह ट्रीट भी नहीं किया जाता। तो ये जो जुर्म है इसके लिए ख़वातीन भी निशाना बनती हैं और जो मर्द हैं या बच्चे हैं वो भी बनते हैं, और ख़ास तौर पर छोटे बच्चे और बच्चियाँ। अब एवरेज देख लें आपके, अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इतनी ही अच्छी है इस केस के अंदर और पुलिस बड़ी कामयाब है, इन्वेस्टिगेशन पंजाब की पुलिस, तो फिर ऐसा क्यों है? बल्कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूंगा कि जो सजाएं हैं वो 5% से भी ज़्यादा नहीं है। अब कोर्ट जो है, अदालत में जब केस जाना है वो इस्तग़ासा के ऊपर देखना उन्होंने, और जो आपने एविडेंस देनी है उसके ऊपर कोर्ट ने फैसला करना है। अब डेफिनेटली कोर्ट का जो एक निज़ाम है उसके अंदर भी सुखम होंगे, क्योंकि 150 साल पुराना आपका एक अदालती निज़ाम भी है, उसी तरह आपका पुलिस का निज़ाम भी, ये आयरिश बेस्ड पुलिस सिस्टम है, 150-200 साल पुराना निज़ाम है। बेसिकली आज के जो जदीद तकाज़े हैं, जदीद दौर है, जितनी तब्दीली आई है हम उसके मुताबिक खुद को ढाल नहीं सके। अब उसको जो फेस कर रहे हैं वो इस तरह के केसेस हैं कि पब्लिक को फेस करने पड़ रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर एक पहलू तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का है, उसमें यह है, अगर मैं बात करूं तो इन केसेस के अंदर जो सबसे पहला मैं समझता हूँ गलती करती है वो मौका जो होता है जिस पर ये वाक़या होता है उसको सेव करना, उसको प्रिजर्व करना मौके को। अच्छा, वो प्रिजर्व कोई नहीं होता, ठीक है। इसी तरह फिर ये होता है कि बहुत सारे केसेस के अंदर आप जो माशरती आप समझें कि टैबूज़ हैं उसके तहत ख़वातीन सामने नहीं आती, बच्चे सामने नहीं आते। फिर इस माशरे के अंदर जहाँ गरीब आदमी के साथ अगर ये हो जाए तो ताकतवर जो तबका होता है या ताकतवर तबके से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो हैवी हो जाते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से मामले को दबा देते हैं। जब वो मामले को दबाते हैं तो वो ना सिर्फ पेमेंट्स की शक्ल में भी होता है, ना सिर्फ वो जो इसके अंदर विक्टिम होता है उसको भी पेमेंट देकर, उसके जो लवाकिन होते हैं उनको भी पेमेंट्स देते हैं, ख़ास तौर पर ये बच्चियों के साथ जो मामलात होते हैं। अच्छा, असद रियाज साहब, जो 376 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी रिकॉर्ड में बात है, पुलिस का मौक़िफ़ जो इससे पहले हमें मुख्तलिफ़ केसेस में सामने आया कि 376 की दफ़ात बहुत सारी जो मुकदमात हैं इस दफ़ात के तहत वो झूठे भी होते हैं। जी बिल्कुल, ये बेसिकली जो इसको डील करती हैं, ये लड़कों की भी अगर मैं बात करूँ, जैसे बदफेली कहते हैं, तो ये 375, 376 और 377 में आलमोस्ट उस एम्बिट में आती हैं ये सारी चीज़ें। ऐसा ही तो इनकी सज़ा जो है पाकिस्तान के अंदर भी सज़ाए मौत भी है, उम्र कैद भी है, अगर गैंग रेप है तो उसमें तो सज़ाए मौत है, और वैसे इस तरह की सज़ाएँ हैं, और मिनिमम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल होती है। अच्छा, इस केसेस के अंदर हमने भी देखा, जब हमने क्राइम रिपोर्टिंग की तो जब ये केसेस दर्ज होते हैं तो जो गैंग रेप या रेप का केसेस होते हैं, इसमें जो कंप्लेनेंट होते हैं वो भी झूठे मुकदमा दर्ज करते हैं। पुलिस का अगर मौक़िफ़ है तो ये ठीक है इस हद तक। उसमें ज़्यादातर केसेस के अंदर ये होता है कि लड़का सुलह हो जाती है, लड़का लड़की की आशनाई है, हाँ, ठीक है ना। अब किसी वजह से इस केस में यही कुछ या कहीं ब्रेकअप हो जाता है किसी जगह पर जाकर, और फिर वो ये होता है कि मुकदमा या तो दर्ज कर लिया जाता है, या जब लड़की के लवाकिन अपनी लड़की को अगर कहीं चली गई है किसी लड़के के साथ, तो जब वो वापस लेकर आते हैं तो लड़की को सबसे पहले वो बयान बदल लेती है। वो 64 का बयान जब मजिस्ट्रेट के सामने होती है तो वो जो लड़का जो जैसे के साथ मोहब्बत के बड़े वादे होते हैं, सबसे पहली लड़की जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक, अब उस पर वो केस जो है ना वो आ जाता है, आप समझे कि ज़्यादती के ज़िम्मे में आ जाता है, लेकिन वो सेक्शन और लग जाती है। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग फिर क्या करते हैं, रेप केसेस भी दर्ज करा देते हैं अपने आप को बचाने के लिए भी और दूसरे को फंसाने के लिए भी। अब इसमें डेफिनेटली पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के अंदर अंदाज़ा हो भी जाता है, पता चल भी जाता है कि जनाब इसमें कितनी सच्चाई है। और कई ख़वातीन प्रोफेशनली ऐसा काम करती है, बिल्कुल, किसी को ब्लैकमेल करना हो, किसी से पैसे निकलवाने हो। देखिए, अब इसका हल क्या होता है? इसका हल है कि जब आपके पास आया केस, अब इसमें वो 2 फिंगर्स वाली जो आप कहते हैं ना कि वो
शादीशुदा में तो मुश्किल हो जाता है। जो आपका देखिए ना, सबसे पहले चेकिंग का तरीकाकार बड़ा गलत है। 2 फिंगर्स वाला जो आपका करते हैं चेकिंग के, इसके साथ किसी खातून के साथ रेप हुआ या नहीं हुआ, ये इतना ऑब्सोलीट हो चुका है कि इसमें इतना पता भी नहीं चलता। ये तो मेडिकल ही है इसका, बस एक मेडिकल है ना, लेकिन मैंने बताया कि वो भी 48 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए। अच्छा, अब इस वक्त आपके पास डीएनए आ गया है, मतलब डीएनए में फॉर एग्जांपल देना, इतनी बड़ी एविडेंस है कि फॉर एग्जांपल कि जनाब वो पाकिस्तान के किसी दूर दराज इलाके में एक बंदा गया है और उसने वहाँ पर जाके किसी औरत के साथ रेप कर दी, उसके बाद गायब हो गया, किसी को नहीं पता फॉर एग्जाम्पल। अब वहाँ से उसका डीएनए कलेक्ट हो सकता है, उसके बालों से, उसके जो लगे हुए हैं निशानात बॉडी के ऊपर जो, या कपड़ों के ऊपर जो चीज़ें लगी हुई हैं, उस बंदे का डीएनए ला के आप मैच करें तो 1 सेकंड में पता चल जाएगा कौन आदमी। अब आपकी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसको हमारी इन्वेस्टिगेशन में यूज़ ही नहीं किया जाता। ठीक, मसलन एक ज़ैनब केस आपके सामने आया, आपको याद होगा कितना मशहूर का। उसमें शुरू में पुलिस की जो रिवायती इन्वेस्टिगेशन थी उसमें मुलजिम पकड़ा नहीं गया, वो 7 बल्कि इन्वेस्टिगेशन करवाता रहा ऐसा ही, और किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन जब प्रेशर अवामी बहुत बिल्डअप हुआ और साइंटिफिक रिसर्च उसमें इस्तेमाल की गई सारी की सारी, तो फिर वो पता चल गया कि मुलजिम ये वाला है। और फिर उस एविडेंस की बुनियाद के ऊपर, वो इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस थी, मतलब अब तो ये है ना कि एक ख़ास ख्याल है कि जी फांसी दे दें, पुलिस किसी को अगर मुबैना मुकाबले में मार देती है, उसके अलावा हल कोई नहीं है। लेकिन ज़ैनब केस हमें ये मिसाल बताता है कि अगर प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक बेस, रिसर्च बेस जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उन गैजेट्स को, उन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, तो फिर अदालत भी मुलजिम को नहीं छोड़ती। उसमें सजाएं हुई ना, आपने देखा ज़ैनब केस में जब दोबारा हुआ, बिल्कुल उसमें हुआ ये कि जब मेरे ही बात हुई एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से, तो मैंने उन्हें कहा कि ये कैसे हुआ कि पहले आप ही ने किया दोबारा, फिर वो उसने कहा जी दोबारा हमें पता चल गया, लेकिन उसने कहा जी कॉस्ट इतनी ज्यादा आ गई कि कितने करोड़ रुपया, 7 से 8 करोड़ उन्होंने गालबन, मुझे अगर मैं पूरी तरह भूल नहीं रहा, हो गया होगा, तो इतने खर्च पड़े। तो उन्होंने कहा जी बहुत सारे लोगों के डीएनए करवाए गए थे। एक तो हर केस में उन्होंने कहा हम कर नहीं सकते, हाईलाइट हो गया, जैसे आपका मोटरवे केस हाईलाइट हो गया, सियालकोट मोटर। अच्छा, एक तो ये भी पुलिस के साथ इशू आ जाता है। दूसरा उसके अंदर आ जाता है कि मैंने आपको बताया करप्शन का पहलू। अब खातून के साथ अगर रेप भी हुआ है, मिसाल रेप जो है ना बहुत रेयर केसेस में होता है, ये आम तौर पर वही होता है ज़्यादातर केसेस के अंदर जब आप किसी को औरत जान रही होती है, और जो लड़का है या मर्द है उसको जान रहे होते हैं, और उसकी वजह से वो कहीं चले जाते हैं। और फिर हाँ, ये वाकयात भी हुए हैं कि अगर किसी एक मर्द के साथ गई है तो कहीं और मर्द भी आ गए, ये हकायक है कि वहाँ ये रेप केसेस भी हो जाते हैं। अगर किसी की इस केस के हवाले से या इस तरह के केसेस की इन्वेस्टिगेशन नहीं ठीक होती है, तो मुद्दई के पास भी, मुलजिम के पास भी वो हक हासिल है। फर्स्ट बोर्ड तब्दीली तफ्तीश, फिर सेकंड बोर्ड वो डीआईजी साहब करते हैं, फिर उसके बाद एक एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब उनके पास भी है, तो फिर भी इंसाफ नहीं देता। देखिए, सबसे पहले शुरू में आपने प्रोग्राम की बात की कि जी इनका केस तो फौरी दर्ज होता है, ऐसा नहीं होता। ख़ास तौर पर ज़्यादती और रेप के केसेस में बाज़ औक़ात मुकदमे के इंदराज के लिए लोगों की आज के दौर में भी, मैं सारे केसेस की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि उनकी जूतियाँ चटक जाती हैं, थानों के चक्कर लगा के अफसरों से मिला के फिर जाकर कहीं FIR दर्ज होती है। और FIR जब इस तरफ आती है, जो आपने अभी जिक्र किया कि इसकी तफ्तीश जो है सारा कुछ, तो तफ्तीश का मैंने आपसे फिर कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन, पहले तो जो आपका इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम है तफ्तीश चेंज कराने का, वो इतना लेंथी प्रोसीजर है, बहुत लेंथी। अच्छा, इतना लेंथी प्रोसीजर, और वो भी जो बोर्ड को हेड कर रहे हैं, उनकी विल पे है ना, विल पे वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा। मैंने कहा ये सारा का सारा निज़ाम अफसरान की ज़ाती जो एक पसंद और नापसंद, या उसको अगर ठीक लगता है या तफ्तीशी को ठीक लगता है, उस पर चल रहा है। ऐसा सब एक किसी की तफ्तीश चेंज होनी थी, तो उसने मुझे बताया, मुदई ने, उसने कहा कि जो बड़े साहब हैं, मतलब बड़े साहब से मुराद कि जिन्होंने बोर्ड का वो हिस्सा है, वो मुतल्लिका इंचार्ज से, IO से, मतलब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से उनको बड़ा पसंद करते हैं, तो इनकी तफ्तीश जो है वो आसानी से तब्दील नहीं होती। क्या ये भी? देखिए, आजकल इन्होंने एक परफॉर्मा बनाया होता है, रेप केस का एक परफॉर्मा है कि क्या आपने ये चीज़ें चेक की। मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, डकैती की या मर्डर की केस है तो एक परफॉर्मा होता है, उसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं और तफ्तीशी अफसर को सारे पॉइंट्स पूरे करने होते हैं। जाएं आप जाके इन मुकदमात के कितने वो खुद अपने उन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि तफ्तीश का पूरा निज़ाम जो है वो बदलने की ज़रूरत है। फिर यह है कि जो आप जिस तरह तफ्तीश करते हैं वो तरीक़ाकार जब तक आप बदलेंगे, लेटेस्ट निज़ाम के साथ नहीं आएंगे, तो इस तरह के इश्यूज़ बनते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। एहसन ज़िया साहब ने हमें बताया जी कि जो इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम है उसमें कुछ बेहतरी लाने के लिए कुछ तब्दीलियाँ करनी बड़ी ज़रूरी है,
ख़ासकर हम जिस केस की बात कर रहे थे इसमें ऐसा भी होता है कि ख़वातीन किसी न किसी को किसी गर्ज से या किसी लालच से मुकदमात, झूठे मुकदमात भी दर्ज करवा देती हैं और 80% मुकदमात इसमें ऐसे ही होते हैं जो झूठ पर मबनी होते हैं। या मुकदमा दर्ज होने के बाद अगर मेडिकल करवाया जाता है तो बहुत सारी ख़वातीन मेडिकल करवाने के लिए भी नहीं आती हैं। लेकिन गालिबन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इस केस में मुकदमा तब दर्ज हुआ जब उस खातून का मेडिकल हुआ। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ने क्या किया, यकीनन ये आला अफसरान की ज़िम्मेदारी है कि वो इसमें चेक करें कि कैसे और किस तरह से खाना नंबर 2 में चलान किया गया मुलजिम को। हो सकता है ये बात ठीक भी हो और हो सकता है इसमें कोई ना कोई गलती या खामी रह गई हो। DIG इन्वेस्टिगेशन जो है सैयद ज़ीशान रज़ा काफ़ी चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनके नीचे जिन लोगों की भी सुपरविजन है, चाहे वो SP हैं, चाहे सर्कल ऑफिसर है या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, तो वो किस तरह से ये काम कर रहे हैं, कितना बेहतर काम कर रहे हैं, इसको मज़ीद चेक करने की ज़रूरत है और इसमें लाजमी तौर पर बेहतरी लाने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको ये बताने और दिखाने की कोशिश की कि 376 की दफ़ात के तहत जो मुकदमात दर्ज होते हैं उसके बारे में पुलिस की तफ्तीश कैसे होती है, यानी कि जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो लोग इंसाफ के हसूल के लिए फिर बहुत सारी बातें करते हैं, पुलिस को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर जो है सैयद ज़ीशान रज़ा, उनकी जानिब से एक विंग बनाया गया है जो PR डिपार्टमेंट जो पब्लिक रिलेशन के तौर पे काम करता है। इस केस की तफ्तीश है जो खाना नंबर 2 में मुलजिम को चलान किया गया है, वो फ़ैसला और वो तफ्तीश मेरिट पर की गई है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर उनका ये कहना है कि अगर ये मुतासरा खातून ये कहती है कि उसको इंसाफ नहीं मिला तो वो तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में जा सकती है, दोबारा वो तफ्तीश चेंज करवा सकती है, किसी सीनियर के पास वो तफ्तीश जाएगी तो फिर यकीनन इसका फ़ैसला और उसको इंसाफ भी फराहम हो सकेगा। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने